हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में विज्ञान का मॉडल सेट 2 को सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। समझ गए? और अभी तक आप लोग विज्ञान का मॉडल सेट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। समझ गए? और ये बिल्कुल ऑफिशियली बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2022 का मॉडल पेपर है। मैं एक तरफ से ऑल सब्जेक्ट का मॉडल सेट का वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहिए क्लास 10th की तैयारी के लिए। बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल मस्त तरीके से 2022 की तैयारी इस बार हो चुकी होगी, और जितना मैंने पढ़ाया है उसी से देख लीजिए। मैं सेट 1 का मॉडल पेपर भी बताया हूँ, तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर काफ़ी सारा क्वेश्चंस लड़ रहा है। तो इसी तरह आज सेट 2 का वीडियो देख लीजिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए कि मैं जो जो पढ़ाया हूँ वही बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर में भी आ रहा है। तो इस बार आपका जो है तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल रिवीजन आप लोग करते रहिए। सेट 1 का वीडियो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। समझ गए? अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आइए शुरू करते हैं। सेट 2 में देख लीजिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस वहां पे दिया रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। देख लीजिए, खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह से आपको वहां पे भी दिया रहेगा। मैं आपको सारा बात जो हूँ सारा चीज में समझा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। इसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। वाह! आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तो एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 40 का ही उत्तर देना है। समझ गए आप लोग? बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा एग्जाम का कि एग्जाम है। क्योंकि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में ऑलरेडी तैयारी कराई जा रही है और कराई जाएगी। आप लोग सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 साल तक आप लोग 10th की तैयारी करते रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक मार दीजिए। आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। समझ गए? देख लीजिए, यहाँ पे जिनमें से एक सही है, 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे, एक सही है जिसको आपको उत्तर देना है। ये सब तो मैं आपको पिछले वीडियो में ही बताया हूँ। और उसके बाद ओमारशीट पर आपको आंसर को चिन्हित कर देना है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आपको एक ओमारशीट मिलेगा, वहाँ पे आपको आंसर भरना है। देख लीजिए, टोटल 40 प्रश्न है और 40 मार्क्स का। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सीरीज। आप लोग वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। देख लीजिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। पहले 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो क्लियर कर लूँ। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा। पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। यह प्रश्न मैं काफी बार बता चुका हूं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाले वीडियो में। काफी बार ये प्रश्न बताया हूं, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए फटाफट से। देख लीजिए, क्वेश्चंस क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, समतल दर्पण है। बी नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण। सी नंबर है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 2 नंबर प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको बताना है लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये भी क्वेश्चंस में काफी बार आपको बताया हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू R/2।
नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। F इज इक्वल टू आर बटा टू। कितने बार मैं आपको रिवीजन भी करवाया हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस, और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझ गए। आप लोग बिल्कुल भी एग्जाम का टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ये चैनल आपके साथ है। देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस माध्यम का वर्तनांक अधिक है। ए नंबर ऑप्शन है हवा, बी है जल, सी है सीसा और डी है हीरा। यहाँ पे आपको बताना है कि किस माध्यम का वर्तनांक अधिक होता है। अब वर्तनांक से रिलेटेड भी मैं काफी क्वेश्चंस करवाया हूँ, सो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रश्न बिल्कुल करवाया हुआ लग रहा है। आपको यहाँ पे बताना है किस माध्यम का वर्तनांक अधिक है, तो हीरा का वर्तनांक अधिक है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न। बिल्कुल ऑफिशियली मॉडल सेट है 2022 का बिहार बोर्ड के द्वारा। आप लोग देख लीजिए, ये कितना मोस्ट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न मैं आपको करवाया हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, और इसी टाइप के बिल्कुल क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ गए। देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो अल्पतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो कौन रंग सबसे कम झुकता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन रंग सबसे कम झुकता है, तो लाल रंग सबसे कम झुकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है वैद्युत प्रतिरोधकता किस चीज पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए है चालक की लंबाई पर, बी नंबर ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी है चालक के पदार्थ की प्रकृति और डी है इनमें से सभी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, और मॉडल सेट तो बस नाम का है, मॉडल सेट में आपका रिवीजन हो जाएगा। चूंकि आप लोग ये सभी प्रश्न पढ़ चुके हैं इस चैनल के माध्यम से, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए, इनमें से सभी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, वाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विधुन्मय तार होता है। नहीं, ये गलत बात है। मैं आपको कितना बार, लगभग बहुत बहुत बार पढ़ाया हूँ। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विधुन्मय तार नहीं होता है। लाल विद्युत रोधन वाला तार जो होता है वो विधुन्मय तार होता है, समझ गए। इसको लाइव तार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, सत्य नहीं है। देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम, ये सभी मैं आपको पढ़ाया हूँ। देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा क्या संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को।
समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझ गए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दिशा क्या होती है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ए है यूरेनियम, बी है सोडियम, सी है कार्बन और डी है इनमें से सभी। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, यूरेनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाया हूं। देख लीजिए क्या कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि 80 क्वेश्चंस हैं तो मैं फटाफट से 80 क्वेश्चंस को क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डील करना है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इससे लिए मेरा हौसला थोड़ा लो हो जाता है, हौसला टूट जाता है। आप लोग हौसला को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करते रहिए, समझ गए। देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो आपको यहाँ पे बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कौन कर देता है, तो अम्ल कर देता है नीले लिटमस पत्र को लाल, समझ गए। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूँ। मैं ये ट्रिक बहुत सारे वीडियो में दे चुका हूँ, रिवीजन क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास, सभी में मैं ये ट्रिक आपको दे दिया हूँ। फिर से मैं ये ट्रिक आपको देना चाहूँगा। देख लीजिए यदि आपसे पूछे कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, अनिल। क्या ट्रिक आपको याद रखना है, अनिल। देख लीजिए आपको अनिल ट्रिक याद रखना है। अ से अम्ल, अ से क्या होता है अम्ल, नौ से नीला, लौ से लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यही ट्रिक है। देख लीजिए अ से होता है अम्ल, नौ से नीला और लौ से लाल। तो अ से अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल। तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, अनिल, समझ गए। कैसा लगा ट्रिक, और ट्रिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को फटाक से लाइक कीजिए। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो कितना होता है, तो 10.5 होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, कौन सा अधातु चमकीला है। तो कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो सल्फर अधातु चमकीला होता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन है इन सभी में, तो सोडियम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम, समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपको याद रखना, 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु संख्या याद रखना है। मैं कई वीडियो में आपको बताया हूँ, केमिस्ट्री का क्लास भी जब चल रहा था तो मैं उसमें भी आपको बताया था
1 से 30 तक परमाणु संख्या याद कर लेने के लिए, समझ गए। मैं सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में रिवीजन करवाना है मॉडल सेट का। तो अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको यदि जानना हो तो आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए। आप लोग वहाँ पे समझते नहीं हैं और यहाँ पे आप लोग पूरा जो है यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। अब चूँकि ज़्यादा लेट होते जा रहा है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, चूँकि 80 क्वेश्चन अभी आपको करवाना है और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करवाना है। तो मैं फटाफट से सारा क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा था, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कीटोन हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 1 आबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। मैं आपको एक ट्रिक भी दिया हूँ, मालेक मालकिन मलकाइन। आप लोग क्लास 10th एल्कीन बाय रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कर लीजिए, आपको वो ट्रिक मिल जाएगा, समझ गए। मालिक मालकिन मलकाइन पे इसका पूरा कार्बन का जो पूरा आप लोग कार्बन चैप्टर पढ़ते हैं वो सारा उसी ट्रिक पे आधारित है, मालिक मालकिन मलकाइन, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इस वीडियो में मैं सभी ये बात नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी सारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो टोटल 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु साइज बढ़ता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम अम्लीकृत वसा का पाचन करता है। तो कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन यहाँ पे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, कितना होता है, तो 120 mm होता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। सभी प्रश्न मैं करवाया हूं, उसके बाद से सब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं करवाया हूं। तो आप लोग वहां से सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबरिया प्रश्न जिसको आप बोलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न को 5 नंबरिया प्रश्न, 2 नंबरिया प्रश्न। यहाँ पे 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलाब। आप लोग वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, समझ गए, जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। तो कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, तो लेशमानिया के कारण होता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प कौन है, तो पपीता पुष्प द्विलिंगी पुष्प है, समझ गए। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो नाकों में स्थित होता है, समझ गए, घ्राणग्राही, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न है
34 नंबर प्रश्न कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, तो अनुमस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, समझ गए। ये नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। काफी ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2022 में बिल्कुल पक्का रहेंगे। आप लोग वीवीआई करके इस क्वेश्चंस को लिख लीजिए अलग से, ये क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये नंबर ऑप्शन मेंडल साहब। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो क्या होते हैं, तो XX होते हैं लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो टिश्यू पेपर जैव निम्नीकरणीय कचरा है, समझ गए। देख लीजिए 39 नंबर प्रश्न कि आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो बिहार की है, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन है, तो इनमें से सभी है, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए, फैराडे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, समझ गए। कहाँ पे आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 44 नंबर प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन है, तो जीवाश्म ईंधन है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक उत्तम ईंधन है, क्या है एक उत्तम ईंधन, तो जैव गैस है, समझ गए। एक उत्तम ईंधन में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सभी टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप लोग जाकर वहां से देख लीजिए। जो जो बच्चे हमसे जुड़कर लगभग 1 साल से जुड़कर हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तैयारी तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया होगा। और जो लोग अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, वो फटाफट से जितने भी मैं मॉडल सेट का वीडियो डालूंगा, वो सभी मॉडल सेट का वीडियो देख लीजिए। आपका तैयारी 80% प्लस हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 46 नंबर प्रश्न, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, तो कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है, समझ गए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो यह तत्व क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 48 नंबर कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो कौन है, तो 2KClO3 तीर चिन्ह के उस तरफ उत्पाद में 2KCl + 3O2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 49 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन लवण है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन लवण है, तो लवण कौन है, तो लवण K2SO4 है, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 50 नंबर प्रश्न है
किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यहाँ पे Fe3O4 प्राप्त होता है, समझ गए? Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 51 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच, समझ गए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, 2021 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है उस पर वीडियो बना दिया हूँ, वहां से आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10th बाय रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ये पिछले साल क्वेश्चंस पूछा गया था। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को किसमें व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। और कितने में? तो 24 कैरेट में। ये सब आपको पता ही होगा, फिर भी ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर, सॉरी यहाँ पे अधातु बोल रखा है, तो अधातु में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यदि आपसे अधातु पूछे और पूछे कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है, तो अधातु में कौन हो जाएगा? अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। और यदि आपसे यहाँ पे अधातु के जगह धातु पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता? पारा हो जाता। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल इसका आंसर जो होगा राइट वो ब्रोमीन हो जाएगा, समझ गए? क्या हो जाएगा? तो ब्रोमीन हो जाएगा, समझ गए? यदि आपसे धातु पूछे, तो धातु यदि पूछे कौन द्रव होता है तो पारा, और यदि अधातु पूछे तो ब्रोमीन, समझ गए? आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 54 नंबर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, क्या होता है? तो C2H5OH होता है, समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C6H6, समझ गए? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो सी ऑप्शन इसका राइट, C3H4 हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर देख लीजिए, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? सभी क्वेश्चंस मैं करवाया हूं, ये तो बस रिवीजन चल रहा है, समझ गए? तेजी तेजी से रिवीजन यहाँ पे है, रिवीजन क्लास। तो आप लोग रिवीजन क्लास कीजिए, मॉडल सेट को पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा और दिमाग आपका तेज होगा। यहाँ पे आप जब रिवीजन कीजिएगा क्वेश्चंस को, तो आवर्त सारणी मुद्रक स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। वर्ग आवर्त आप लोग समझते होंगे, क्योंकि मैं कराया हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस कई सारे। अगला प्रश्न देख लीजिए 69 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो कौन है? तो क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के सदस्य कौन है? तो क्षारीय मृदा धातु। आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है याद रखना पड़ेगा, समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 60 नंबर, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, कौन है? आवर्त सारणी में शून्य समूह का मतलब जीरो गैस, नोबल गैस, शून्य गैस, शून्य समूह, ये सभी 18वां समूह, सभी का मतलब एक ही होता है, अक्रिय गैस। सारे अक्रिय गैस का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 7 अक्रिय गैस हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 अक्रिय गैस हैं जो ग्रुप नंबर 18वें में स्थित हैं। आप लोग लिख लीजिए इन सभी अक्रिय गैस को। इन सभी में से लगभग 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। लिखिए आप लोग 7 अक्रिय गैस का नाम लिखिए, मैं आप बोल रहा हूँ। लिखिए पहले नंबर में हीलियम, दूसरे में लिखिए नियोन, लिख लिए, तीसरे में लिखिए ऑर्गन,
हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑगनसन। ये सभी लिख लीजिए और मैं आपको इसका संकेत लिख देता हूँ। He से देख लीजिए हीलियम हो जाएगा। मैं एक वीडियो में यहाँ पे सभी लिख दिया हूँ। He से हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, Xe से जेनॉन, उसके बाद रेडॉन, उसके बाद ऑगनसन। ये सात जो हैं, ये सातों जो हैं, ये सातों अक्रिय गैस हैं। समझ गए? सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो मैं अभी आपको अक्रिय गैस बताया हूँ, इससे लगभग 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ गए? तो आपका 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। और भाई साहब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। समझ गए? इतना मेहनत के बाद आपके लिए मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर आता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। 61 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। समझ गए? डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो अपोहन प्रक्रिया द्वारा निकालता है। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 63 नंबर प्रश्न, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो क्या है? तो लीवर है। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो ग्वाइटर घेंघा दोनों एक ही रोग है। ग्वाइटर घेंघा जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। समझ गए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? आयोडीन की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए 67 नंबर कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देख लीजिए प्रश्न, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। समझ गए? देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो कौन है जैविक प्रक्रम द्वारा? तो सूखे घास पत्ते। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हरे पौधे कहलाते हैं तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 71 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए 72 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित का मतलब है बड़ा प्रतिबिंब। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। समझ गए? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए 73 नंबर क्या कह रहा है। इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है तो मैं मॉडल सेट का सारा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं करवाएगा। कोई भी किसी का भी यूट्यूब चैनल हो, मैं यहाँ पे आपको रात रात भर जाग के पूरा मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवाता हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। समझ गए? देख लीजिए 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा। लोग वीडियो को लाइक मारिए और अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर लीजिए जो इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं,
ताकि वीडियो का जो लाभ है उसको आपको दोस्त को भी वहाँ पे वीडियो का लाभ मिलेगा मॉडल सेट का सॉल्यूशन करके। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। 74 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किस चीज से परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा। समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। 75 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं। 77 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो काफी ही आसान और इजी है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो 0.4 एम्पियर होगा। कैसे होगा सर, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। काफी छोटा न्यूमेरिकल है, एक फॉर्मूला से ये बन जाएगा। देख लीजिए, वोल्टेज का वैल्यू दिया है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, और यहां से आपको पावर का वैल्यू भी दिया है 100 वाट। P इज इक्वल टू क्या दिया है, 100 वाट। यहाँ पे W लिख लीजिएगा और यहाँ पे भी वोल्ट लिख लीजिएगा। यहाँ पे दो चीज की वैल्यू आपको दिया गया है, दो चीज का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देख लीजिए, आपको यहाँ पे पावर, यहाँ पे आपको पावर और वोल्टेज दिया गया है, आपको धारा का मान पूछ रहा है। तो मैं इन तीनों में आपको रिलेशन का एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। I इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई, जहाँ पे I करंट है, V वोल्टेज है और P पावर है। तो आपको यहाँ पे किस किस चीज़ का मान दिया है आप लोग पुट कीजिए। पावर का मान देख लीजिए 100 वाट दिया है, तो पावर के जगह पे 100 लिखिए, और इक्वल टू वोल्टेज आपको 250 वोल्ट है तो 250 लिखिए, गुने गुने में करंट लिख दीजिए। तो करंट का वैल्यू यहाँ से आपको पूछा है, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 250 गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 100 बटे में 250 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 5 से 2 बार में 10 जाएगा, 5 से 5 बार में 25। आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/5। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 0.4 आ जाएगा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो यहाँ पे 0.4 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। आप लोग ये क्वेश्चंस, आप लोग यदि का जो सॉल्यूशन है ये अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। समझ गए। और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, तो क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए 79 नंबर प्रश्न। फिर से वही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देख लीजिए, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित हैं। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोग व्हाट्सएप पे भेजिएगा, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा। समझ गए। या आप लोग यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर 25 वाट हो जाएगा। काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से फॉर्मूला पे बनेगा। आप लोग इसको पहले बना के भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आपसे नहीं सॉल्व होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। काफ़ी आसान सवाल है, चूँकि आज काफ़ी लेट हो चुका है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। यदि लेटेस्ट वीडियो बन जाता है तो आप लोग अभी इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और यदि आपसे नहीं बना तो मैं एक वीडियो में या आपका सॉल्यूशन वहाँ पे भेज दूंगा। 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। समझ गए। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने अपने शर्तानुसार टोटल 80 प्रश्न जो है मैं आपको सॉल्व करवाया हूँ। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। इसके बाद देख लीजिए खंड ब जो है, खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न था।
जो आज मैं आपको सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुका है, समझ गए। लेट होने के कारण आज मैं आपको नहीं करवा पाऊँगा। सो दूसरे वीडियो में मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा, समझ गए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।